Hello everyone, I am Manish Sharma. Let's start chapter 5. When people when people revolt 1857 एंड आफ्टर। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। चित्र एक। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हैं और यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। नीतियाँ और लोग। अब तक हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का राजा महाराजाओं, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों और आम जनता पर क्या असर पड़ा। हमने यह भी देखा कि कंपनी की जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ आम जनता की भलाई में नहीं थी, उनका लोगों ने किस तरह से डट कर विरोध किया। नवाबों की छीनती सत्ता। 1750 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव बढ़ाने पर स्थानीय राजाओं और नवाबों की ताकत छीननी आरंभ करके उनकी सत्ता और सम्मान दोनों को ही खत्म करना शुरू कर दिया था। उसने अनेक राजाओं के दरबार में अपने रेजिडेंट तैनात करके उनकी आज़ादी को कम कर दिया था। उनकी सेनाओं को भंग करके उनके राजस्व वसूली के अधिकार और उनके भूभागों को जबरन छीनने लगे। झांसी। स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ सुलह की बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के बल पर मनमानी करने वाली कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा कर झांसी को कब्जे में लेने के लिए उस पर हमला कर दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी थोड़ी सी सेना से ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंत में जनरल सिमथ अपनी विशाल सेना के साथ झांसी पर हमला करने आया। घायल रानी बहुत अधिक गुस्से में शेरनी की तरह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। अवध। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को सही करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। मुगल। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। सन 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाने की घोषणा की। सन 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बल्कि केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त
तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों का कर्जा न लौटा पाने के कारण अपनी पुश्तैनी जमीनों से हाथ धोते जा रहे थे। वहीं कंपनी की नौकरी करने वाले भारतीय सिपाही अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों से संतुष्ट नहीं थे। कंपनी के लिए नए नियम कंपनी के नए नियमों से उनकी धार्मिक भावनाओं व आस्थाओं को चोट पहुंचती थी। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के अधीन काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। कंपनी का कानून। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान परिवारों से ही आते थे। वे अपना घर-बार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। ब्रिटिश समझते थे कि भारत का समाज पिछड़ा हुआ है और इसमें सुधार करना जरूरी है। उन्होंने भारत में प्रचलित सती प्रथा को समाप्त करने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के कानून बनाए। इस कानून में भारतीय सुधारवादियों, विशेषकर राजा राम मोहन राय का भी बड़ा योगदान था। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया और 19वीं सदी के पूर्वार्ध के आखिरी 2 दशकों में यहाँ ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने और संपत्ति व जमीन बटोरने की खुली छूट भी दे दी थी। सन 1850 में बनाए गए एक नए कानून के तहत यहाँ ईसाई धर्म अपनाना भी आसान कर दिया गया। इसके अंतर्गत ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों का अपनी पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार बना रहता। इस सांस्कृतिक इस सांस्कृतिक व धार्मिक उपनिवेशवाद के चलते भारत के लोगों को विश्वास हो चला कि अंग्रेज उनके धर्म, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपरागत जीवन शैली का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। चित्र 2। उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाने लगते थे। जनता की नज़र से। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। स्रोत 1। 84 नियमों की सूची। यह महाराष्ट्र के एक गांव
में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल-पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास पेज नंबर 23-24। स्रोत 2। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे रिटायर हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपनी रिटायरमेंट के बाद उनके कमान अफसर नोरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने सन 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नोरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के प्रतिनिधियों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावना को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गठ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसे कर सकती है। चित्र 3। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते थे। संयोग से इसी समय सरकार ने हरेक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग-अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने
कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हरेक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मज़हब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी, जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। सीताराम पांडे। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। विष्णु भट्ट और सीताराम के संस्मरणों से क्या बात झलकती है? आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि सिपाही अफवाह उड़ाने और अंग्रेज हुकूमत से विद्रोह करने की बात सोचने लगे? स्पष्ट है कि अंग्रेजी फौज के ज़्यादातर भारतीय सिपाही अपने गोरे अफसरों की जातियों और उनके दुर्व्यवहार से भी खफा थे। सेना या पुलिस के जवान जनता को भड़काने या अफवाह उड़ाने का काम भी तभी करते हैं जब सरकार और उनके बड़े अफसर उनके धर्म, जाति या संस्कृति पर चोट करके उनका मानसिक शोषण करने लगे। उदाहरण के तौर पर 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से आतंकियों को बलपूर्वक निकालने के लिए चलाए गए सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद फौज की सिख टुकड़ियों के कुछ जवान आहत होकर बहुत ही थोड़े समय के लिए बगावत पर उतर आए थे। लेकिन ऐसा क्या था कि कंपनी सरकार के राज में बार बार भारतीय सैनिक विद्रोह करने पर उतारू हो जाते थे। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। शासकों के जुल्मों के खिलाफ जनता का संघर्ष कोई नई बात नहीं थी, लेकिन शासन का गलत व्यवहार और अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाने पर जनता एकजुट होकर उसे उखाड़ फेंकती है। जनता के सभी वर्गों या समूहों को अपना एक ही दुश्मन दिखता है और लोग संगठित होकर पहल करते हुए अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब जनता ने शासकों को उखाड़ फेंका और जालिमों को सरेआम मार डाला। फ्रांस, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों में सत्ता को पलटने में वहाँ की जनता की एकजुटता की बड़ी मिसालें हैं। भारत के उत्तरी भागों में सन 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। सफलता और शासन के 100 साल बाद सत्ता के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू हुए सिपाहियों के इस विद्रोह में समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के असंख्य लोगों बगावती तेवरों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा हथियारों के साथ संघर्ष था। चित्र 4 कैवलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली सेज दिल्ली आ पहुँचे।
उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी घुड़सवार चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।